प्यारे साथियों, देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और आप इन्हें बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। अगर आप हल करना चाहें समझ सकते हैं कि कितने प्यारे और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। चौथे का वाला देखने वाले हैं। के किस मान के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये दोनों दिए गए हैं का एक अद्वितीय हल है। तो हमें जो समीकरण दिखाई दे रहा है, हम समीकरण लिखेंगे और 2x प्लस के वाई बराबर 1 है और दूसरा जो समीकरण है वो है 3x माइनस 5y बराबर 7। अगर मैं यहाँ पे समीकरण 1 इसे समीकरण 2 लिख दूँ और हम यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा लिखना चाहता हूँ ताकि अच्छा लगे, काफ़ी भरी पूरी लगे। नहीं तो कम लिखेंगे तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि नंबर कट जाएगा। पर लिखते हैं कि समीकरण 1 से हम देखेंगे कि हम पाते हैं कि 2x है और प्लस के वाई है। इस एक को इधर भेज देते हैं, -1 बराबर 0 हो जाता है। ऐसे में हमें a1 बराबर 2 प्राप्त कर सकते हैं और b1 बराबर के, साथ ही c1 बराबर -1 दिखाई दे रहा है। ये इनकी हमें ज़रूरत है, इस वजह से ऐसा लिखना पड़ रहा है। समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो हम क्या देख पाते हैं कि अगर हम 3x माइनस 5y और इस 7 को इधर लाते हैं तो -7 बराबर 0 हो जाता है और यहाँ पे हमें a2 बराबर 3 मिल जाता है और b2 बराबर ये -5 हो जाता है और c2 अगर इसकी बात करें तो -1 है, नहीं सॉरी -7 है, सॉरी। खैर बात ये है कि यहाँ पे एक अद्वितीय हल है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके अद्वितीय हल हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कि चूँकि समीकरणों के अद्वितीय हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब a1 तो अपना है 2 और a2 है 3, बराबर नहीं है। b1 है अपना k और b2 जो है वो -5 है। अब हम थोड़ा सा हल करेंगे कि 5 को इधर गुणा करा देंगे, 5 दूनी ये 10, तो नहीं, थोड़ा सा समय लेते हैं। 2 गुणते -5 लिखते हैं बटे 3 बराबर नहीं है के और अब लिखते हैं कि -10 बटे 3 बराबर नहीं है के। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात के बराबर -10 बटे 3 को छोड़कर इसके मतलब यही हो गया, छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए समीकरणों के केवल एक हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर कि इसे कैसे करना है। लास्ट वाला स्टेटमेंट सबसे ज़रूरी था, अगर उसी को नहीं समझा तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे आप। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने के बाद हम अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, जो कि उम्मीद करते हैं कि बेहद आसान प्रश्न है। वैसे मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सुलाने वाली होती है, पढ़ते हुए सबको नींद आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आपको नींद ना आए। और चौथे का
खा वाला प्रश्न हम देखेंगे। तो क्या हाल चाल है, लाइक वगैरह करते हो कि नहीं, क्या आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? वैसे मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ कमेंट करो कमेंट करो, कोई कमेंट ही नहीं करता है। कमेंट करें कहाँ से, कोई देखता ही नहीं है मेरी वीडियोस। तो प्लीज़ देखिए, मैं ऐसा क्या करूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे। मुझे गाने वाली वीडियोस डालनी चाहिए अब शायद। तो खा वाला प्रश्न है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब एक ठू शंकु है, एक ठू शंकु है और शंकु कुछ ऐसा है, बन गया। ये आधार की त्रिज्या है, ये ऊंचाई है और ये तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु, सॉरी कु यहाँ पे होगा, शंकु के आधार कारण की त्रिज्या हम इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो मतलब अच्छी चीज़ें यहाँ पे मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको पता हो तो। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? देखो भैया, यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय वाला सिस्टम बन जाता है, जहाँ पे L² बराबर h² प्लस r² होता है। और अगर हम L बराबर डायरेक्ट करना चाहें तो √h² प्लस r² लिखेंगे। h की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू 3.5 है। वर्ग तो हर हाल में ही हमें करना है, 12 बराबर 144 और प्लस 35 का वर्ग। अगर आपको 35 या फिर 45 या फिर ऐसी वाली गिनतियों का वर्ग नहीं आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। कहाँ गया ट्रिक वाला पन्ना? ये रही ट्रिक वाली पन्नी। कि जैसे 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो 25, 15 है, इसका वर्ग करेंगे, जिनके क्या के स्थान में 5 होता है उनका वर्ग बता रहे हैं। 25 आप इसे रख दीजिए और इस 1 में गुणा करा दीजिए। इसकी अगली वाली गिनती 2 से है, 2 1 का 2। ऐसे ही अगर 35 का वर्ग करना है तो 25 का वर्गमूल वर्ग 5 हो जाएगा, 3 में गुणा कराएंगे, उसकी अगली गिनती 4 से, 4 तिहाई 12। तो ये हमेशा काम करता है। अगर आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएँ तो मैं सिखा तो रहा हूँ, सीखो ना भाई। ये 1225 हो जाएगा। 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 1 अंक पे लगा है दशमलव, तो 2 अंकों पे लगेगा और इसको जोड़ दिया जाएगा। बहुत से बच्चे मेरे प्यारे साथी, इनको जो दशमलव वाला जोड़ है वो नहीं आता है, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ वाली बातें हैं। ये देखेंगे 12.25। और मेरे साथी जो हाई स्कूल में हैं, वो 8वीं में जब थे तो लॉकडाउन लग गया था और बड़ी दुखद घटना है उनके साथ हुई थी कि उन्होंने 8वीं में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए थी, वो बंद पड़ गया था और वाट लग गई आपकी पढ़ाई की। खैर, दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, ऊपर वाले में दशमलव है नहीं, तो दशमलव के आगे वाली गिनती है वो उसी के साथ जुड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ये 5 और 4 को सीधे में रख के आप जोड़ें। तकलीफ़ देह है, लेकिन यही सत्य है। तो 5 और 2 ऐसे जुड़ेगा, ये 6, 4 2 6 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे 15,625 जैसा वाला सिस्टम बन रहा है। हालांकि वो डायरेक्ट वही नहीं है, 15,625 2 अंकों पे दशमलव लगा है, लेकिन 15,625 जो होता है वो वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 125 का। यही होता है ना यार? हाँ बिल्कुल, 125 का वर्ग होता है। देखेंगे 25 के वर्ग के लिए पहले 5 का तो इसे 25 लिख दीजिए, फिर 12 में गुणा कर दीजिए 13 से। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 कम 13, 13 2 15। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 125 का वर्ग है। इसका अर्थ ये है, अरे यार ये अर्थ थोड़ी ना है, अर्थ तो ये है कि 125 मिलेगा और 2 अंकों पे जो दशमलव है उसका 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 12.5 मिलेगा। यानी L की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक,
अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल हाँ, मुझको भी नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरे रफले पन्ने के साथ में। कहाँ गया यार? आपको अगर समझ में नहीं आया है तो 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणते 12, और आपको 12 गुणते 12 बराबर 144 याद कर लेना चाहिए, या तो 12 गुणते 12 आपको लिख करके 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 दुक्के 2 और 1 एकम 1, ऐसे करके ये 4, ये 2 2 जोड़ करके 4 और ये 4 ऐसे कर लेना चाहिए। और 35 वाला वर्ग नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, 35 गुणते 35 लिख लेना। 5 पचम 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 3 15 2 17, 3 पचे 15 5 हासिल लगे 1, 3 3 9 1 10, जोड़ करके यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 5 12 2 हासिल लगे 1, 1 इसमें जोड़ करके 2 और 1, ऐसे 12 25 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मिला है। हालांकि यहाँ पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव था, तो टोटल 2 अंकों पे दशमलव लग करके ये वाली गिनती मिल जाएगी। और इनको जोड़ना तो भाई समझ में आ ही गया होगा, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन 15,625 को वर्गमूल जो हमने ये लिख दिया फटाक से, वो कैसे होगा ये नहीं समझ में आया होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 15,625 का वर्गमूल ऐसे ही डायरेक्ट मैंने निकाला इसलिए है क्योंकि हमने बहुत बार इसको हल किया है, तब जाकर के हमको ये याद हो गया है। आपको भी याद मैं करवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जब करोगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं हल करके दिखा देता हूँ कि 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 1 कम 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 125 ये मिल भी करता है। अगर आप 5 से भाग करते हैं 625 को तो 5 1 कम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 1। ये टोटल कितनी बार मिल गया है? 6 बार मिल गया है। वर्गमूल निकालते वक्त दो दो का ऐसे जोड़ा बना लेंगे तो इसका निकल के आएंगे 5, इसका निकल के आएंगे 5, इसका निकल के आएंगे 5, 5 पचम 25, 25 पंजे 125 होता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव है तो वर्गमूल लेते वक्त 1 अंक पे दशमलव होता है। या तो रट लो या हम समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं कि 156.25 था, तो इसका जब हम बदलने लगे वर्गमूल निकालने के लिए तो यहाँ पे तो दशमलव लगाए नहीं है, तो दशमलव गिनती गई कहाँ, तो वो ऐसे हो जाता है 15,625, कैसे 625 बटे ऐसे 100 हो जाता है, 2 अंकों पे दशमलव। फिर जब वर्गमूल लेते हैं तो इसका वाला तो 125 मिल गया, 100 को वर्गमूल 10 होता है। अब ये ना बताना पड़े 100 को वर्गमूल 10, 10 10 100 को वर्गमूल 10, तो अब 10 है तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे यानी 12.5 ये हो जाएगा। ओके, आई थिंक मैंने समझा दिया। जो चीज़ें मैंने शॉर्टकट बनाई थी वो शॉर्टकट भी सिखा दिया और लॉन्ग कट भी सिखा ही दिया। तो ये रफ करने से डरना मत, कभी भागना मत, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने इतनी बार करी हैं कि मैंने रट ली हैं। तो आपको भी वो सारी चीज़ें खुद ब खुद रफ में करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि यही सत्य है और यही रास्ता है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके आयतन को। वैसे मैं आवाज़ दबा के क्यों बात कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। आयतन v बराबर क्या हो जाता है, v मैंने क्यों लिखा, मैंने बस ऐसे ही मजे में लिख दिया। शंकु के आयतन का सूत्र जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही जो पाई आर स्क्वायर एच होता है अपने बेलन का आयतन, उसी में 1/3 लगा देते हैं और काम बन जाता है। अब काम बन जाने के बाद थोड़ा सा काम और बना ही लेते हैं, 1/3 रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, आर का मान जो 3.5 मिल रहा था तो वही 3.5 ही रखेंगे, लेकिन 2 बार लिख लेते हैं, कौन ऐसे मजाक करेगा। एच की वैल्यू तो अपनी 12 थी, वो 12 ही रखेंगे। 3 चौके 12 हो रहा है, काट दिया हमने, 7 पचे 35, 0.5 मिलेगा। अब कहो कि सर ये 7 पचे 35 यही वाली तो हमको नहीं आती। सच्ची बताएं, मैं जब कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही तकलीफ़ होती है कि ये सर भाग नहीं आ रहा है, आपने कैसे भाग कर लिया इसमें। तो ये दशमलव वाला भाग है भैया, 7 से 3 में भाग करना चाहोगे भाग जाएगा नहीं एक को बार। और 5 लेकर के जब 5 से 35 अगर पढ़ना है तो पहले दशमलव लगाना होगा, तब 35 पढ़ना होता है। और 7 पचे 35 और ये कट गया, यानी ये उत्तर मिल गया 0.5।
जो लिखा गया है वो इसी प्रकार से भाग दे करके लिखा गया है। और लिख देने के बाद अब इनका गुणा कराना, इनका गुणा कराना बेहद आसान होता है। 22 से डायरेक्ट इसका हम गुणा कराएंगे और 11 मिल जाएगा। कैसे कह दिया सर, थोड़ा समझो यार, बहुत बार गुणा करा है ना, इस वजह से आप भी कराओ। 5 से कराना, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगेगा, 5 दूनी 10 की 11, और एक अंक पे इसमें दशमलव था तो एक अंक पे लग गई, यानी कितना बच गया, 11 हो गया। और यहीं पे 35 दूना 70, 70 दूनी 140, यानी 35 चौके 140 सीधे सीधा हो रहा है। लेकिन अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो गुणा कर लो 4 से। 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लग गया, 2 4 3 12 2 14, 140 हो गया ना। और एक अंक में दशमलव लगाना भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे एक अंक में दशमलव लगा था। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 11 मिल गया है, इन दोनों को गुणा करा लेते हैं। और 11 से गुणा करना तो और भी आसान काम होता है। अगर किसी गिनती 11 से गुणा करना है 14 को, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ कि हमको इन दोनों का गुणा हमको मिल गया था। पहले बात तो 22 लिख लेते हैं, गुणते 0.5 लिख लेते हैं, गुणते 3.5 लिख देते हैं, गुणते 4 लिख लेते हैं। फिर इन दोनों को गुणा करने पर हमको 11 मिल गया, इन दोनों को गुणा करने पर हम लोग को 14 मिल गया। 14 से जब 11 में गुणा करना है तो बहुत ही सिंपल काम है। इस 14 वाले 1 और 4 को दूर दूर लिखा, 4 1 5 इनका जोड़ दिया, और ये 11 से गुणनफल हो चुका है। बहुत शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि आयतन है, तो शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको एग्ज़ाम में। तो इसके साथ आप लाइक कर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास चौथे का वाला प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि यदि tan a बराबर cot a हो तो सिद्ध कीजिए फलाना ढियाँ का a + b बराबर 90। तो इस प्रश्न को लिखना कैसे है, आइए देखते हैं, एक बार नज़र दौड़ाते हैं। 4 कगा में क्या है यदि tan a बराबर cot b, ठीक बात है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a + b बराबर 90 अंश। चलो शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ पे cot b लिख लिया हमने। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब करेंगे हम पार्टी। यहाँ पे हम cot को बदलने वाले हैं tan के पदों में, मतलब tan के पदों में, चूँकि tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास cot बीटा है, वो cot b है, वो ऐसे ही tan 90 - b से मिला होगा। तो हम यहाँ पे tan a बराबर इसके जगह लिख देते हैं tan 90 - b। हो गया, tan से tan काट देते हैं, a बराबर 90 - b हो जाएगा। और इस बीच को कह देते हैं कि भैया इधर आ जाओ, तो वो आ जाता है, a + b बराबर 90 हो जाता है। मतलब ख़त्म हो गया भैया। यार ये सवाल थी, 3 लाइन में सवाल हो गई है। मुझे तो सवाल नहीं, ये बवाल लग रही थी। इति सिद्धम लिख देंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इति सिद्धम। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ करना होगा इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हम देख पाते हैं कि घ नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बन गया है, ये सेंटर हो गया है, जिसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। और यहाँ पे एक निर्देशांक हमको ज्ञात करना है जो कि हमको पता नहीं है। केंद्र का निर्देशांक 2, -3 दिखाई दे रहा है और इसका निर्देशांक 1, 4 दिखाई दे रहा है। माना इसका निर्देशांक x, y है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले बात तो 4 का ये घ है और यहाँ पे वृत्त का व्यास ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक। और केंद्र ओ 2, -3 है, ये हो गया। बी A, 4, ठीक। माना ए
x, y। चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, केंद्र जो है व्यास का एकदम बीचों बीच वाला बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। अब x कौन है? बीच वाला x जो होता है वो x होता है, इधर वाला x1 और इधर वाला x2 होता है। अब यार बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, हो जाए, लेकिन बट समझो यार क्या आप कहूँ मैं, मतलब मैं इसको x1 इसको y1 इसको x2 और y2 ही कंसीडर कर देता हूँ, इसको x, y कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये x जो है वो 2 है, बराबर x1 है x1 और x2 है 1। x1 तो x1 ही है और x2 है 1 बटा 2, 2 1 2 दूनिया 4 बराबर x1 प्लस 1, 1 उधर जाके घट जाएगा, x1 बराबर 4 माइनस 1, x1 बराबर 3, ये मिल जाएगा। और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y कौन है? ये है अपना -3, y1 कौन है? y1 और y2 क्या है? 4। तो y1 है y1 प्लस y2 है 4 बटे 2, 2 3 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, y1 प्लस 4, 4 इधर जाके घट जाएगा, -4 हो जाएगा, और y1 बराबर हमको क्या मिल जाएगा? दोनों लोग माइनस में हैं, जोड़ करके -10 हो जाएंगे। अतः a के निर्देशांक 3, -10 हैं, ऐसा हम लिख देंगे आंसर के रूप में, आंसर। ठीक है, तो मिल गया आंसर। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फलाना ठिकाना जो भी करते बने करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।